अपना चैप्टर नंबर 9, स्टेक होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें सबसे पहले कल कर लेते हैं ये वाला चैप्टर। इसमें इन्होंने क्या क्या कवर किया हुआ है। एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो इन सिंपल टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। लाइक हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में, और उसके चलते कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है, या अगर एनवायरनमेंट डैमेज नहीं, अगर वो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें उसको क्योर करना पड़ेगा। अगर जैसे हमारे इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस हैज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इनविजिबल सेइंग कि वी हैव टू यू नो be kind or give it back to our stakeholders, irrespective of the amount of profit or return. So जैसे कि एम्प्लॉयज अगर होंगे, तो अगर एम्प्लॉयज है, so we have to give them not just the salary but something more than that as well. So this might include certain bonuses, or behaving in a very good conduct with them. देन कस्टमर सप्लायर्स, इनमें ये हो सकता है कि एक तो आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स के लिए हो सकती है, या फिर इन फॉर एग्जाम्पल फॉर सप्लायर्स इट कैन बी टाइम टाइम पेमेंट करना। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है टाइम टाइम पेमेंट करना, बट लेट्स से कि हमने थोड़ा ज़्यादा माल मंगा लिया फ्रॉम उनसे, व्हेन एक्चुअली उतना माल मंगाने की एक्चुअल ज़रूरत थी नहीं, है ना। सो जस्ट अगर उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए या ऐसे। सो दिस इंक्लूड्स व्हाट वी कैन डू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अम, आगे बढ़ते हैं। सी एस आर इज अ, तो ये देखो, सी एस आर रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग एंड मैनेजिंग देयर इम्पैक्ट ऑन वैरायटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये रहा कि ये इनके इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है on these number of different shareholders. अभी ये रहा, CSR is a concept with many definitions and practices. The way it is understood and implemented differs greatly from each company and country. Moreover, CSR is very broad concept that addresses many and various topics such as human rights, corporate governance, health and safety, environmental effects, working conditions, and contribution to economic development. Whatever the definition is, the purpose of CSR is to drive change towards sustainability. ड्राइव चेंज टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इस बार यहाँ पे कवर किया गया है। दिस इज बिकॉज एक तो है कि एसबीआर में अगर हमने से पढ़ा था कि सस्टेनेबिलिटी एक नया स्टैंडर्ड लाया गया है विद पर्टिकुलर नंबर IFRS S1 एंड S2। वो उसके उसके चलते भी, एंड इट इज मोर फोकस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एज अ होल। क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो एनवायरनमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को कंसिडर नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट भी आ जाता है। सो ऑल थ्री ऑफ देम आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स कि भाई यू नो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, या हमारा जो लोकल कम्युनिटी में है, उसमें कचरा ना हो। इन द सेंस कि जो भी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं उससे जो भी खराब इम्पैक्ट आता है, या जो भी हैजार्डस इफेक्ट्स एनवायरनमेंट को हो रहे होते हैं, वो ना हो। एंड इन CSR वी हैव टू ऑल्सो बी केयरफुल कि हमारे कस्टमर और सप्लायर्स जो है वो भी सेम इंटेंशन और सेम मोटिव के साथ काम कर रहे हैं, एंड नॉट कि उन लोग वो लोग डैमेज कर रहे हैं, या जैसे जो हमारे सप्लायर्स है वो लोग डीजल कार्स यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, whereas हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम हमेशा इलेक्ट्रिकल कार्स ही यूज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना हो उसके लिए। लेकिन अगर हमारे सप्लायर्स ही वैसे इलेक्ट्रिकल कार्स ना यूज करते हुए डीजल कार यूज कर रहे हैं, या पेट्रोल कार यूज कर रहे हैं, सो इट इज हार्मफुल टू द environment. So basically our prospects such as shareholders, suppliers, employees should also be using the same, or should also have the same vision as we have. ठीक है। A corporation is an artificial person in law. It has the same rights and responsibilities as human beings.
is notionally owned by shareholders but exists independently of them. The shareholder has a right to vote and be paid a dividend, but the company owns its assets. Managers have a fiduciary duty to protect shareholder investment. तो ये होता है एक कॉरपोरेशन के अंदर। अभी इसके बाद मिल्टन फ्राइडमैन argued in relation to this definition, a corporation has no responsibility outside of it making profit to shareholders. Only human beings have moral responsibility. It is the manager's duty to act solely in the interest of the shareholders. This is a point of law. Any other action is shareholder betrayal. Social issues are the province of the state and not corporations. So basically, in good terms, corporation को भी एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या वी नॉट जस्ट कि हमें प्रॉफिट देते रहना है शेयर होल्डर को हमारे बिजनेस से, बट ऑल्सो कि हाउ आर वी एबल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और हाउ आर वी एबल टू गिव मोर और फुलफिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स से द आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसा। लेकिन ये जो मिल्टन फ्राइडमैन है, दिस पर्सन हैड अ प्रॉब्लम विद दैट। ये इंसान को प्रॉब्लम ये था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू टू ह्यूमन बींग्स। ऐसा इन्होंने ऊपर दिया था कि ह्यूमन बींग्स के पास भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ये बंदा बोला कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक कॉर्पोरेशन और एक इंसान में फर्क है। हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में बके 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 बारे में सोचना चाहिए, और किसी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एनवायरमेंट वगैरह वगैरह। सस्टेनेबिलिटी इन क्या होता है, मैं पहले वो बता देता हूँ। सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग दैट sustainability is protecting or using efficiently the resources that are available to us at the present, and carefully utilizing them so that our future generations do not fall short of them, ऐसा। आगे, enlightened self interest. Corporations perceived as ethically sound are rewarded with extra customers. दिस इज बिकॉज आजकल कस्टमर्स भी ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या वैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए दे आर रिवॉर्डेड विद एक्स्ट्रा कस्टमर्स, ऐसा बोला गया है। कॉर्पोरेशंस विच आर एथिकली अनसाउंड आर बॉयकॉटेड। जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है। एम्प्लॉयज आर मोर अटैच attracted to work for and are more committed to socially responsible companies। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज होती हैं वो भी अपना, उन लोगों का भी सपना किसी अच्छी फॉर्म में काम करने का रहता है, जिनका विजन काफी सही हो, या विजन अच्छे अच्छे डायरेक्शन में हो, अनएथिकल ना हो। वॉलंटरी कमिटमेंट टू सोशल एक्शन एंड प्रोग्राम्स में forestall legislation and promote independence from the government। आगे, positive contribution to society may be long-term investment in the safer, better educated and more equitable community, creating a more stable context in which to do business। मतलब गवर्नमेंट और एक लोकल कम्युनिटी, मतलब इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी बोला हुआ है, लेकिन इन दोनों में, लेकिन बेसिकली वो लोकल कम्युनिटी है। तो गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी के सामने इज्जत बढ़ती है, और जिसके कारण गवर्नमेंट हमें इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा देता है काम करने को, लाइक ऐसा प्राइवेटाइजेशन करने के लिए देता है। ठीक है, आगे, स्टेक होल्डर्स एंड देयर क्लेम्स। एज ऑलरेडी स्टेटेड इन चैप्टर नंबर 1, Freeman defines stakeholder as a person or group that can affect or be affected by the policy or activities of an organization। ठीक है, the definition is important since it shows the directionality of stakeholder claims। and हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, directionality of stakeholder claims in as much as they can impact on the corporation as being the recipient of the actions of the firm, ये मार्क करना है। और इसका मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर सीधे सीधे बताते हैं हमें कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हमको बता देते हैं कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और तो हमको ये देखना है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं, वो जो हम हमसे मांग रहे हैं, हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, इन द मोस्ट एथिकल फॉर्म, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, और यू नो
विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड हम हमारे बाउंड्रीज में रह के वो काम कर रहे हैं, ऐसा. So traditional model of capitalization provides us with customers, suppliers, shareholders, employees. Stakeholder model extends to include government, civil society and competitors. मतलब पहले के जमाने में ये चार हुआ करते थे. अभी आजकल सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट भी आता है. कॉम्पिटिटर्स के बारे में आई हैवंट हर्ड, इन्होंने यहाँ पे नया डाला हुआ है. ठीक है. शेयर होल्डर क्लेम्स. अभी शेयर होल्डर क्लेम्स में कैसा रहता है कि या तो शेयर होल्डर डायरेक्टली बताता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन मेरे को एनवायरनमेंट में इतना CO2 एमिशन नहीं चाहिए, या इतना इतना CO2 एमिशन ही सिर्फ चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए CO2 एमिशन. वेरएस कुछ चीजों में इनडायरेक्ट भी रहता है. इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली टू योर ऑर्गेनाइजेशन. एक मिनट ना, lack of expression because they often directly between shareholder and organization. Stakeholders typically making direct claims will include trade unions, employees. ये देखो, तो stakeholders, पहले मैं direct का पढ़ लेता हूँ. Stakeholders making direct claims will include trade unions, employees, shareholders, customers and suppliers. तो ये सब, ये अपने claims directly उनकी तरफ रख सकते हैं. अभी इनडायरेक्टली क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में समझो डाउन टर्न है और लोगों को जॉब नहीं लग रही है, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोलता है कि वी विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रांट, और नॉट जस्ट ग्रांट बट गवर्नमेंट एक इनडायरेक्टली इम्पोज डालता है कि यार यू नो एज हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, सो एवरी फर्म इज रिक्वायर्ड टू अलॉट 1% ऑफ देयर कंपनी. मतलब समझो कंपनी में 200 लोग काम कर रहे हैं, तो 1% आपको ज्यादा लोगों को रखना है. सो यू हैव टू इंक्लूड 2 more पीपल इन द फर्म, ऐसा. नेक्स्ट शायद वो एनवायरनमेंट को लेके भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली ये लोग डायरेक्टली प्रेशर नहीं डाल सकते डायरेक्टर्स पे, या जो लोग कंपनी चला रहे होते हैं उन पे डायरेक्टली प्रेशर नहीं डाल सकते, इनडायरेक्टली प्रेशर डालते हैं. ऐसा. This lack of indirect claims are made by those stakeholders unable to express their claim directly to the organization. They have no voice. The lack of expression may arise from stakeholder being powerless, an individual customer of the larger organization, not existing yet, future generations, having no voice, natural environment, or being remote from the organization, producer groups in distant countries. ये एक है. The claim of an indirect stakeholder will need to be interpreted by someone else in order to be expressed. ठीक है. अभी कैसा रहता है कि कुछ कुछ स्टेक होल्डर्स भी रहते हैं. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एक्चुअली. तो इन्होंने बस यहाँ पे ना वो टाइप्स को कवर किया हुआ है. मैं वो एक बार टाइप्स आपको बता देता हूँ. सो when it comes to classification of stakeholders, there are various types of shareholders in terms of two brackets. कि ऐसे पहले पहला ब्रैकेट देख लेते. पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. अभी इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएंगे? एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, पॉसिबली ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस मतलब जो वेयर हाउस में काम करते हैं या जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उन लोग के लिए जो एक खड़ा इंसान खड़ा रहता है वो. एक्सटर्नल इंक्लूड्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स. गवर्नमेंट भी इसके अंदर शायद आ सकता है. अभी नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स, जैसे देखें, नोट भी खोल लेता हूँ. Narrow and wide stakeholders. Now, what happens in narrow and wide stakeholders is narrow. Those most affected or who are dependent on corporation output, such as shareholders, employees, management, customers, and suppliers. अभी ये जो लोग हैं, these are completely dependent on the working of the organization, right? लेकिन जो वाइड में आते हैं, वाइड स्टेक होल्डर्स को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस चीज का, जैसे कि गवर्नमेंट ले लो या कंप्यूटर ले लो, ऐसा. Wide, those less affected or dependent on company output such as government, the wider community, मतलब local community की बात कर रहे हैं, and non dependent customers, ऐसा. So ये दोनों आते हैं नैरो एंड वाइड में. नैरो के साथ क्या होता है कि दे हैव टू बी रिलायंट ऑन द कंपनीज वर्किंग, वेयर एज गवर्नमेंट को उतना फर्क नहीं पड़ता. वाइड लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता. फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर. मैं इसके नोट्स बनाए थे, जिस सेकेंड. Those that have direct effect on the company without whom it would be difficult to operate.
ओके, तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में मैंने ऐसे लिखा था कि वो स्टेक होल्डर्स जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पे, लेकिन उनके वजह से कंपनी चल भी नहीं सकती, ऐसा। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है नहीं कंपनी पे, ठीक है, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है नहीं कंपनी पे, और उनके होने या ना होने से फिर भी कंपनी चलना, मतलब चलती रहती है, ठीक है। तो सेकेंडरी में आ सकते हैं लोकल कम्युनिटी, फिर आ सकते हैं कॉम्पिटिटर्स, एक्सेट्रा, ऐसा। अभी प्राइमरी देखो, प्राइमरी दोज दैट have a direct effect on the company and without whom it would be difficult to operate, such as government, इनके बिना काम करना मुश्किल आ सकता है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट के कुछ इम्पोजिशंस होंगे इन पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री को लेके, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया, दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड आई थिंक एम्प्लॉयज एंड ऑल, क्योंकि वो लोग काम कर रहे होते हैं, उन लोग, वो लोग नहीं होंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा, ऐसा। और नेक्स्ट में हम लोग है लोकल कम्युनिटी, बिकॉज लिमिटेड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। फिर आते हैं एक्टिव और पैसिव स्टेक होल्डर्स। इन एक्टिव एंड पैसिव स्टेक होल्डर्स इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन बेसिकली। एक्टिव स्टेक होल्डर आर द वन जो हर दिन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, whereas पैसिव होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। गवर्नमेंट हर दिन आके तुम्हारे काम नहीं करेगी, ये बराबर है, कस्टमर तुमसे हर दिन माल नहीं मंगाएंगे, सप्लाई सप्लाई भी शायद, सप्लाई तो दोनों में आ सकते हैं, लेकिन फाइन, वो सब देख लेंगे। लेकिन एम्प्लॉयज हो गया, हमारे ट्रेड यूनियंस हो गए, वो लोग एक्टिव में 100% आएंगे ही आएंगे। जो पैसिव है उसमें तो मैंने बोला वो लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह वो सब आएंगे। द कैटेगराइजेशन distinguishes between those that seek to participate in an organization activity and those that do not. Active. Those that wish to participate so includes management and employees, but may also include regulators, environmental pressure groups, and suppliers. Suppliers भी आते हैं. So basically, this active thing includes not day-to-day thing, but in general, कि ये लोग का डायरेक्टली कंपनी के साथ नाता होना चाहिए। पैसिव आर द वंस जो ऑपरेशंस में नहीं इंक्लूड करते, कस्टमर आर द वन जो सिर्फ बाय करते हैं सामान, दे आर नॉट इंक्लूड इन द ऑपरेशंस, राइट। इसलिए उनको हमने पैसिव में डाला हुआ है, बिकॉज कल को जाके कस्टमर अपना प्रोडक्ट स्विच भी कर सकता है, प्रोडक्ट चॉइस, ऐसा। फिर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, दीज आर इन्वॉल्व कि कौन से कौन से स्टेक होल्डर्स वॉलेंट्रीली आ रहे हैं कि हाँ भाई हम पार्टिसिपेट करेंगे, या हम लोग को इन्वेस्ट करना है, ऐसा। इनवॉलेंट्री दिस इंक्लूड्स आई थिंक वो सारे स्टेक होल्डर्स जिनको ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना ही पड़ता है उनके ऑपरेशंस में। जैसे सप्लायर का बेसिकली माल क्या काम क्या होता है कि माल देना और लाइक माल देना और पैसे लेना, बट दे हैव टू बी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्रीली, कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू बी इन्वॉल्व बिकॉज अगर उनको पता चलना चाहिए कि कंपनी अभी परफॉर्म कैसी कर रही है, अगर अगर कंपनी अभी खराब परफॉर्म कर रही है तो उसको माल नहीं देना चाहिए बेसिकली। सो उनको इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखानी पड़ती है। वॉलंटरी वो होते हैं जो खुद ब खुद आते हैं कि भाई नहीं उनको काम करना है, या वी वी वांट टू बी इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस। पढ़ लेते हैं वॉलंटरी, दो स्टेक होल्डर्स दैट चूज टू बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग सच एज मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड एक्टिव शेयर होल्डर्स। These stakeholders can withdraw their stakeholding in the short term. Involuntary, those stakeholders that do not choose to be involved in organization's decisions but become involved in a variety of reasons. This includes regulators, key customers, suppliers, government, natural environment, local communities. They cannot withdraw in the short or medium term. ठीक है, आगे legitimate and illegitimate, एक बार इसको ये भी पढ़ लेते हैं। This is the extent to which the claim of the stakeholder is considered a valid claim. It can be subjective classification with debate surrounding certain group claims and can lead into concept of whether stakeholders are recognized by the organization or not. Legitimate, those with, for example, an active economic relationship with an organization such as customers and suppliers. तो ये लोग एक लेजिटिमेट क्लेम रख सकते हैं कि
we want um, a particular increase in the goods that we are giving. Suppliers बोल होते हैं कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारे हमारे प्रोडक्ट्स देने का, right? So they can make legitimate claims, and they are good. मतलब they are involved in the working of the organization. They have to be involved in the working of the organization because उन्हीं से माल आ रहा है, प्रोसेस होके आगे चल के कस्टमर्स को दिया जा रहा है। इलिजिटिमेट कौन कौन होते हैं? दोज विदाउट सच ए लिंक, सच एज terrorist, where there is no case for taking their views into account when making the decisions. So terrorist is a very far-fetched example actually, but basically वो बोलना चाहते हैं कि इस ग्रुप के जो क्लेम्स है, इस ग्रुप का जो मांगना है हमसे, वो इलॉजिकल है। वो हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि ये ग्रुप हमसे क्या मांग रहा है वगैरह। बस दैट्स इट। अभी मैनेजर स्टेक होल्डर रिलेशंस, तो ये बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 8 में भी देखा था कि ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में बनाया जाता है। तो वर्टिकली दे हैव सेट इंटरेस्ट, हॉरिजॉन्टली दे हैव सेट पावर। तो उस स्टेक होल्डर की पावर कितनी है, ठीक है, और स्लैंड में है कि उस स्टेक होल्डर का हमारी कंपनी में इंटरेस्ट कितना है। सो इफ वी सी पावर कितना है, लेट्स स्टार्ट विथ दिस हाई लो, कीप सेटिस्फाइड। उसकी पावर बहुत ज्यादा है लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ही छोटा है कंपनी में, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, आई थिंक गवर्नमेंट का एग्जांपल इसके अंदर आ सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मैं एक बार था, मैंने क्लास के टाइम पे नोट्स बनाए थे, तो देख लो मैंने इसमें क्या लिखा था। हाँ, मैंने इसमें गवर्नमेंट ही लिखा था, एंड मैं इसमें एक और लिखा था, ट्रेड ट्रेड यूनियंस। तो ये कीप सेटिस्फाइड में आ जाएगा, कि उनके पास सबसे ज्यादा पावर है लेकिन इंटरेस्ट शायद बहुत ही छोटा है। देख गवर्नमेंट का क्या क्या ही इंटरेस्ट होगा ना, इट विल बी द टैक्स ऑन द प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट हो सकता है शायद, या मे बी एम्प्लॉयज ज्यादा हो रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है, उसका एक इंटरेस्ट हो सकता है। तो छोटे छोटे इंटरेस्ट है, ज्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। फिर आता है की प्लेयर्स आते हैं फिर, जहाँ पे इंटरेस्ट उन लोगों का बहुत ज्यादा है, उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आएंगे शेयर होल्डर्स, मेजर शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इन इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऐसा। नेक्स्ट आता है, अभी हम आते हैं पावर लो, इंटरेस्ट हाई। दे हैव वेरी लो पावर बट दे हैव वेरी हाई इंटरेस्ट इन द कंपनी। दिस कैन इंक्लूड एम्प्लॉयज, क्योंकि हर बार जब एम्प्लॉय आवाज उठाता है तो मतलब नॉट एवरी टाइम द बॉस और द लीडर विल बी इन हिज और हर फेवर, राइट? बट दे हैव वेरी हाई इंटरेस्ट इन द फॉर्म विच इंक्लूड their सैलरी, बोनस, एक्सेट्रा। फिर आता है लो लो। इन लो लो विच इंक्लूड्स मिनिमल एफर्ट, इनको सबसे मिनिमम एफर्ट देना चाहिए वो है पब्लिक। नोट डाउन किया गया क्योंकि इनके पास कोई पावर ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से हमारी ऑपरेशंस मतलब रुक सकते हैं। एंड सेकेंड, पब्लिक ये भी है कि अगर कस्टमर्स हमसे माल खरीद रहे हैं तो उनका पैसा जा रहा है बाहर। द ओनली इंटरेस्ट दैट दे आर गेटिंग, और द ओनली इंटरेस्ट इन द सेंस, ओनली बेनिफिट दैट दे हैव इज द product quality. So their interest is very small because already they are paying for it also, and they are getting that मतलब benefit, ऐसा। सो इन दिस केस उनके पास ज्यादा पावर है नहीं आवाज उठाने की, एंड उनका ज्यादा मेहनत या उनको ज्यादा बेनिफिट्स कुछ ज्यादा है नहीं, ऐसा। दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन ऑल्सो। एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। Stakeholder identification is necessary to gain an understanding of the sources of risk and disruption. It is important in terms of assessing the sources of influence over the objectives and outcomes for the business decisions or projects, such as identified in the Mendelov model. In strategic analysis, stakeholder influence is assessed in terms of each stakeholder's power and interest. इस चीज को पूरे को मेंडेलो पावर, सॉरी मेंडेलो मॉडल बोला जाता है। विथ हाईएस्ट पावर एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट कंबाइनिंग टू जनरेट द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस इन दी फर्म, ठीक है ना।
It is necessary in order to identify areas of conflict and tension between stakeholders, especially relevant when it is likely that stakeholders of influence may be in disagreement over the outcomes of the decision. Sorry. There is similarly a moral case of knowledge of how decisions affect stakeholders, both internal and external to the organization. फिर ये देखो, ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कि कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो जाते हैं. उसमें आता है क्लोजर ऑफ वर्क प्लेसेज एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस. This decision is likely to be supported by shareholders and provider of finance is opposed by employees and trade unions. तो ये जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं रिडंडेंट कर देते हैं, उस टाइम पे ये डिसीजन सपोर्ट किया जाता है शेयर होल्डर विच हैज द हाईएस्ट पावर. लेकिन ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज इनके पास उतनी ज्यादा पावर भी नहीं है, वो लोग कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते. फिर आता है इंक्रीज सेलिंग प्राइसेस टू इम्प्रूव मार्जिन. Improve margin. This decision is likely to be opposed by customers but supported by shareholders and the management. अभी देखो, ये वाली चीज को कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहा है कि भाई इतना ज्यादा मत बढ़ाओ प्राइस को. मतलब मार्जिन बढ़ रहे हैं, मतलब क्या कि मतलब वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है इस चीज को. लेकिन जो की प्लेयर्स हैं मतलब शेयर होल्डर्स, वो बोल रहे हैं हाँ हाँ मतलब बिंदास प्राइस वो सब बढ़ा दो, क्योंकि उनको उनको ज्यादा मतलब प्रॉफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मार्जिन. So who should we keep happy? Who should we keep happy? Should we keep the minimal effort वाला या key player वाला? तो आंसर इज की प्लेयर वाला, बिकॉज वो सबसे ज्यादा he has the highest power. ठीक है, इंटरेस्ट भी उसका ज्यादा है और पावर भी उसकी ज्यादा है. ऐसा. Automation of work processes to redundancy cost and improve productivity. This decision is likely to be supported by management, customers, and shareholders, but opposed by the employees affected. एम्प्लॉयज इस चीज को मना करेंगे उनके क्यों, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई था, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे. अब अगर ऑटोमेशन लाएंगे तो जो एम्प्लॉयज खुद अपने हाथ से काम करते मैन्युअली, वो लोग हट जाएंगे. तो दे हैव लेस पावर हियर. लेकिन अगर हमने एक बार ऑटोमेशन ला दिया, एम्प्लॉयज को हटा दिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्राइस कम कर सकते हैं प्रोडक्ट का. हमने थोड़ा सा प्राइस प्रोडक्ट का कम कर दिया तो कस्टमर्स इज ऑल्सो हैप्पी. सेकंड ये भी है कि कस्टमर को माल शायद जल्दी मिलेगा, तो ही इज हैप्पी देयर ऑल्सो. फिर शेयर होल्डर्स तो हैप्पी है क्योंकि रिडंडेंसी कॉस्ट उनको एक बार बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ओवर द इयर्स का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट उनको शायद बेयर नहीं करना पड़ेगा. मशीनरी कॉस्ट भी परचेज का एक बार बेयर करना पड़ेगा, बाद में नहीं आएगा. उसके बाद द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शिफ्ट्स टू इम्प्रूव फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी. This decision is likely to be supported by management, customers, and suppliers, but opposed by local community and environmental pressure groups. Adding extra shift to improve factory productivity. इसमें लोकल कम्युनिटी एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप क्यों मना करेगा? एक तो ये है कि जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होगा, राइट. अगर हमने एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना चालू किया, मतलब जो पॉल्यूशन शायद 16 घंटे में हो रहा था, अब वो पॉल्यूशन 18 to 19 आवर्स होगा, लाइक 2-3 ये घंटे से बढ़ जाएगा. सो लोकल कम्युनिटी विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज ओवर द इयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ मंथ, जो एक महीना है, वो एक महीने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हाई रेट पे जाएगा. ऐसा. अगेन लोकल कम्युनिटी पावर ज्यादा है. एक मिनट नहीं, सॉरी, लोकल कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, इनका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है नहीं. पावर आई डोंट थिंक सो दे हैव. पब्लिक में आ जाते हैं ये लोग. सो या दे हैव मिनिमल एफर्ट. ऐसा. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. मेंडलो मॉडल, हाँ इन्होंने और मेंडलो मॉडल को एक्सप्लेन किया है. आई जस्ट रीड इट. The matrix was designed to track interested parties and evaluate their viewpoint in the context of some changes in the business strategy. Power relates to the amount of influence or power that the stakeholder group can have over the organization. However, the fact that a group has power does not necessarily mean that the power will be used. The level of interest indicates whether the stakeholder is actively interested in the performance of the organization. The amount of influence the group has depends on their level of power. If you guys think you have already understood the Mendelov model, then you can just skip this part and go ahead. Low interest, low power. These stakeholders typically include
small shareholders and the general public. These stakeholders normally include small shareholders and the general public. They have low interest in the organization primarily due to lack of power to change the strategy or influence corporate governance. ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, बिकॉज उनके पास पावर ही इतनी कम है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते, उनको पता है कि वो कुछ बोल नहीं सकते या उनकी आवाज नहीं मतलब पहुंचेगी, तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में कि भाई मतलब फालतू में क्यों बात करके अपना टाइम बर्बाद करें ऐसा. High interest, low power. These stakeholders would like to affect the strategy or influence corporate governance, but high interest, low power. Governance of the organization, but do not have the power to do this. Stakeholders include staff, customers, suppliers, small customers, small suppliers, particularly where the organization provides a significant percentage of sales or purchases for those organizations. Environmental pressure groups would also be placed in this category as they will seek to influence company strategy, normally by attempting to persuade high power groups टू टेक एक्शन. तो जो लास्ट एग्जाम्पल था, इसमें एक्चुअली ये मिनिमल एफर्ट में नहीं जाएगा, ये बाजू वाले केस में जाएगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट थोड़ा हाई है लेकिन लो पावर. इंटरेस्ट हाई शायद उस केस में कि ज्यादा पोल्यूशन ना बढ़े क्योंकि उनका काम ही वही होगा. देयर देयर जॉब इज टू रिड्यूस द पोल्यूशन और टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ पोल्यूशन. तो uh, उनका उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि कंपनी मेंटेन कर रही है कि नहीं ऐसा. So that's why they come into the category of keep satisfied. Low interest, high power. Low interest, high power. एक मिनट, low interest, power नहीं. Oh, sorry. The first thing was keep informed. The second thing was keep informed कि वो environmental groups का. Now it is high power and low interest. My bad. अभी these stakeholders normally have a low interest in the organization, but they do have the ability to affect the strategy and or influence corporate governance should they choose to do so. Stakeholders in this group include the national government and in some situations institutional shareholders. The latter may well be happy to let the organization operate as it wants to, but will exercise their power if they see their stake being threatened. तो ये लोग तभी अपनी लाइक ये लोग तभी एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर जब उनको लगे कि उनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाहर जा रहा है या फिर खतरे में है ऐसा. हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, माय फेवरेट. These stakeholders have a high interest in the organization and have the ability to affect strategy and or influence corporate governance. Stakeholders include directors, major shareholders, trade unions. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. असेसिंग स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस. तो ये 3 पॉइंट्स है असेसिंग स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस में जो इंपॉर्टेंट है. कस्टमर्स, shareholders, employees may be the most important stakeholders, but continual assessment helps to focus in on those that require immediate action. Three attributes may be assessed. एक तो power, legitimacy, urgency. तो legitimacy, power और urgency में क्या आता है? The perceived ability of the stakeholder to affect organizational action. ऑब्वियसली पावर जताना तो मतलब खुद की पावर एक्सरसाइज करना ताकि उसको बेनिफिट हो. लेजिटिमेसी, whether the company perceives the stakeholder action to be legitimate. बेसिकली कुछ भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं ना ये कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है वैसा. अर्जेंसी, whether the stakeholder claim calls for immediate action. मतलब क्या ये चीज को अभी के अभी इम्प्लीमेंट करना मतलब जरूरी है, क्या अभी के अभी इतना बड़ा कस्टमर ट्रेंड चेंज आने वाला है ओवर द ईयर, या कस्टमर रिक्वायरमेंट आने वाली है एक मेडिसिन को लेके, एक प्रोडक्ट को लेके ऐसा. डेफिनेटिव सॉरी डेफिनेटिव शेयर होल्डर्स possessing all three require immediate action. The others are latent stakeholders. ठीक. तो जिस स्टेक होल्डर के से पावर में और से वो डिसीजन में ये तीनों के तीनों आते हैं, उसके लिए इमीडिएट एक्शन वो रिक्वायर्ड है. ठीक है.
हाँ, फिर ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट लेट्स जस्ट रीड इट, और यू guys can skip it if you want. Further stakeholder relationships beyond the specific nature of the action taken, there are different relationships between the company and its stakeholders. In general, we consider these to be antagonistic, but they do not necessarily need to be so. Challenge: relationship based on mutual opposition and conflict. Relationship based on mutual opposition and conflict. Whereas pairing partners, relationship based on a healthy conflict. One way support, relationship based on sponsorship and philanthropy from one party to another. इसके अंदर शायद शेल कंपनीज आ सकती हैं, या सिर्फ वो कंपनीज आ सकती है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं. चैलेंज में यूजुअली कॉम्पिटिटर्स आते हैं, स्पेयरिंग पार्टनर्स में भी एक हेल्दी कंपटीशन होता है बेस्ड ऑन हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट. आई थिंक ये मेन पेरेंट सब्सिडरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं पैसे थोड़े बहुत दोनों को मिलते रहते हैं, मे बी म्यूचुअल सपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टू वे सपोर्ट. ये मोस्टली हर जगह पे देखने को मिलता है. म्यूचुअल वन, दिस इज बिटवीन कस्टमर, सप्लायर्स एंड द कंपनी. मतलब कंपनी एंड सप्लायर, कंपनी एंड कस्टमर, ऐसा, नॉट सप्लायर एंड. एंडोर्समेंट, तो वो भी अगेन एडवर्टीजमेंट वगैरह के अंदर आ गया. प्रोजेक्ट डायलॉग, मेजर रीजनरेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डायलॉग. स्ट्रेटेजी डायलॉग, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन discussion over future regulation. Joint venture, mutual commitment to achieve a specific goal. तो इसके अंदर पेरेंट सब्सिडरी सब कुछ आ जाता है. जॉइंट वेंचर इन्होंने सिर्फ ऐसा एक अलग से बोला हुआ है, जहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 50-50 होता है, बट आई थिंक पेरेंट और सब्सिडरी भी आने चाहिए इस केस. Organizational motivations regarding stakeholders. Donaldson Preston draw a distinction between two motivations as to why organizations act in relation to the concerns of stakeholders. The instrumental view of stakeholders. This relates to motivation stemming from a possible impact of stakeholder action on the objectives of the organization. Organization acts to stakeholder input because it believes that not to do so would have an impact on its primary objectives, which may be profit, but could be other objectives for organizations such as charities. Such a view of stakeholders is therefore devoid of any moral obligation. तो मोटिवेशन रिगार्डिंग, तो इस इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स में क्या आता है, एक तो कि जो भी स्टेक होल्डर बोल रहा है वो सही ही होगा, एंड लेट जस्ट एक्ट अपॉन हाउ ही इज सेइंग. अब ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं बिकॉज वो लोग क्या सोचते हैं कि स्टेक होल्डर ने बोला तो वो सही ही होगा, एंड स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, राइट. सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद व्हाट द स्टेक होल्डर इज सेइंग. तो बेसिकली इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि दिस रिलेट्स टू मोटिवेशन स्टीमिंग फ्रॉम अ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर एक्शन. तो जो स्टेक होल्डर ने एक एक्शन लिया होगा, या एक कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन के कारण जो मोटिवेशन एम्प्लॉयज के अंदर या बाकी लोगों के अंदर आ रहा है, वो उसकी बात हो रही है. The normative view of stakeholders. This relates to motivation stemming from the moral consciousness that accepts a moral duty towards others in order to sustain social cohesion. मतलब गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी वाले की बात आ गई यहाँ पे, कि जो हमने डिसीजन लिया होगा वो एक मॉरल स्टैंडिंग के बेसिस पे लिया होगा, rather than just being it from the instrumental मतलब पॉइंट, कि बेसिकली वी आर नॉट बीइंग वेरी मटेरियलिस्टिक और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे वो डिसीजंस लेने, ऐसा नहीं है. मॉरली भी देखना है कि भाई सब सही है कि नहीं, ऐसा लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, so to give her a maternity leave, that is like a very, क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव व्यू, है ना, कि भाई मॉरली वो सही है, मतलब वो करना बराबर है, करना चाहिए वैसा एम्प्लॉयज के लिए. लेकिन इंस्ट्रूमेंटल व्यू क्या बोलता है कि भाई स्टेक होल्डर या जो शेयर होल्डर ने क्या बोला है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, तो किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से बाहर मत जाने दो, उसको उधर रखो और काम करते रहने दो, ऐसा. सो दैट इज
दैट इज इंस्ट्रूमेंटल व्यू पॉइंट ऐसा। इसलिए हमने बोला लास्ट पार्ट में ये भी बोला था कि सच अ व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स इज देयरफॉर डिवॉइड ऑफ एनी मॉरल ऑब्लिगेशन, कि वो मॉरल ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं करता ऐसा। आगे, सच एन altruistic viewpoint appreciates the need to act in a general sense of what is right, rather than a narrow interpretation of what is right for the company to achieve its profit target। पता है वो एक था कि रूल बेस्ड अप्रोच एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। सो उसी की बात है कि भाई रूल तो ठीक है, बट मॉरली जो प्रिंसिपल्स है, मॉरली how much we are correct or good as a human, that is the thing that needs to be considered। abhi, impact of stakeholders on corporate governance। A key area of impact is in relation to the increased need for an existence of social accounting। There are various forms of social accounting and produced for inclusion in the business review as part of the annual accounting reports। Ethical accounting tends to focus on internal management systems or codes of practice that practice at an individual level and how the company audits and complies with this। Environmental accounting tends to focus exclusively on the organization's impact on the natural environment। फिर आता है social accounting as a broader remit to incorporate employee conditions, health and safety, equal opportunities, human rights, and charity work। Sustainability accounting is a grand title that incorporates the triple bottom line of the first three with possible emphasis on environmentalism। ट्रिपल बॉटम लाइन आई हैव हर्ड इन पीएम भी था, ये चीज मैं अभी भूल चुका हूँ, जैसे लुक एट इट। उसमें क्या था, आई थिंक वो थ्री पीस थे उसमें, पीपल, प्लैनेट एंड कुछ तो था। ट्रिपल बॉटम, हाँ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ये देखो इट वाज, हाँ देखो पीपल प्लैनेट, हाँ तीन थे अगेन, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग अप्रोच था जो कंसिडर होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे अप्रोच आने चाहिए, ये बोलना चाहते हैं। द की एरिया ऑफ इम्पैक्ट इज इन रिलेशन टू द इंक्रीज नीड। तो ये नीड है हमारी कि ये चार चीजें आए इसके अंदर। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, उसके बाद आईएएस भी आ चुका है, बाकी ये तीन। एथिकल अकाउंटिंग भी आ ही गया है एक्चुअली, बिकॉज वो प्रिंसिपल्स कोड्स वगैरह जो होते हैं उसकी बात। आई डोंट थिंक सोशल अकाउंटिंग उस लेवल पे आया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगेन सी वो लोकल कम्युनिटी की अकाउंटिंग है, उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है, राइट। सो उसके ऊपर उसका आना, आई डोंट नो। मैंने मतलब मैंने नहीं देखा है इस चीज को हमारे आईएएस या किसी भी स्टैंडर्ड में आते। बाकी सब तो कंसिडर किए जाते हैं, इवन एनवायरमेंट इज कंसिडर्ड। Effective social accounting. The following factors are key to ensure effective social accounting. Inclusivity suggests a two-way conversation with key stakeholders, not just a one way रिपोर्टिंग प्रोसेस। की मतलब स्टेक होल्डर जो बड़ा आदमी है उसको भी उतना ही इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, और अप टू डेट रहना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। कंपेरेबिलिटी, कंप्लीटनेस, इवोल्यूशन, मैनेजमेंट पॉलिसी सिस्टम्स, डिस्क्लोजर, एक्सटर्नल वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती है सोशल अकाउंटिंग के अंडर। जस्ट रीड इट, जी। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, हैव टू रीड दिस। द की एस्पेक्ट अबाउट कॉर्पोरेट सिटीजनशिप is that it goes beyond compliance, okay, of obligations and that which is required by law। It is the conferral of rights on stakeholders and acceptance by the company of its responsibilities। The company therefore embraces the responsibility for its actions and encourages a positive impact on the stakeholders with whom it interfaces। This is achieved via its activity, for example, by the interaction with the environment, customers or consumers, etc। तो जो हम बात कर रहे थे कि इसकी नीड है, ये चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि ये चीज गोज बियॉन्ड जस्ट द फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, या बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसके आगे जाती है चीज ऐसा। इट इज लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है।
Corporate accountability refers to whether the organization is in some way answerable for the consequences of its actions beyond its relationship with shareholders. The demands for corporation to be more accountable and step up to their new role as valid members of the society becomes from two main sources. Government failure and corporate power. तो डिमांड फॉर कॉर्पोरेशन बी मोर अकाउंटेबल. अच्छा, मतलब कंपनीज या कॉर्पोरेशन को क्यों ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए और मोर अकाउंटेबल, कि बिकॉज मोर अकाउंटेबल मीन्स मोर रिलायबल. स्टेप अप इनटू द न्यू रोल एज वैलिड मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्स इन टू फॉर्म्स. अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट फील, ओके, तो इसके मुझे याद है कि हमारे जो मैम थी उन्होंने हमें विजय माल्या और नीरव मोदी इनका एग्जाम्पल दिया था कि गवर्नमेंट फेलियर टू यू नो गवर्नमेंट फेलियर टू एक्यूरेटली रिपोर्ट कि भाई इतना लोन लिया गया है, क्योंकि देखो आरबीआई से या एसबीआई से, एक्चुअली आरबीआई नहीं, उसने सेबी से लोन लिया था शायद, एसबीआई से. तो एसबीआई से लिया था, सेबी से, सेबी में, एक मिनट, आई थिंक नीरव मोदी ने सेबी से पैसे लिए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई विल जस्ट करेक्ट. यहाँ पे चेक कर लेते हैं उसमें क्या. जस्ट सेकेंड, सॉरी, ये चीज थोड़ी सी डाइवर्ट जा रही है, आई नो. ओ आई एम सो सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक से, माय बैड एक्सट्रीमली सॉरी, सेबी से नहीं लिया होगा. वो तो कंफर्म था क्योंकि इट्स इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट बैंक. मैं कहने का क्या का मतलब था, एसबीआई का. लेकिन एसबीआई से भी नहीं लिया गया, इट इज फ्रॉम पंजाब, माय बैड. तो पंजाब बैंक से लिया गया था, राइट. सो इस केस में वो ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर, कि भाई इसको इतना ज्यादा लोन दिया कैसे, रिसीट्स कहाँ थे, नो, डॉक्यूमेंटेशन बराबर से हुआ था कि नहीं हुआ था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग जो है, गवर्नमेंट फेलियर हुआ था, राइट, एक तरीके से, कि भाई वो लोग नहीं सही तरीके से उस चीज को पकड़ पाए थे, कैच कर पाए थे विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस पीपल का जो है रिलायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड मोर टुवर्ड्स कॉर्पोरेट फर्म्स. कि अगर अभी तुम लोग ही हमें अच्छी तरीके से वो रिपोर्ट करके बताओ कि इस बंदे की बैलेंस शीट में इतने का लोन दिख रहा है ऑन द लायबिलिटी साइड, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, लेकिन उतने का लोन दिख रहा है, तो ये कॉरपोरेशंस को अकाउंटेबल कंसिडर करना चाहिए, या इन लोग को स्टेप अप करना चाहिए, इन लोग को वो रोल निभाना चाहिए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट फेलियर्स हो जाते हैं, सो दीज पीपल कैन बैक अप फॉर देम, ऐसा. वी गवर्नमेंट फेलियर, ओके, इन्होंने गवर्नमेंट फेलियर के ऊपर एग्जांपल दिए हुए हैं. वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी with an abundance of products and services, the failure of the government to deal with risks that accompany these rapid changes. Sometimes the risks are beyond the control of a single government. Sometimes electoral impact dampens political will. Sometimes they are part of problems. Sometimes it is simply too difficult to change lifestyle. Sometimes sub political activism such as green peace इम्पीच पॉलिटिकल विल. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गवर्नमेंट विल के. मैंने सीधा सीधा फ्रॉड का एग्जांपल दिया था, इन्होंने बहुत अलग अलग चीजों के एग्जांपल्स दिए हुए, विच आर नॉट रॉन्ग, विच आर ऑल्सो करेक्ट. फिर कॉर्पोरेट पावर. कॉर्पोरेशंस कैन शेप लाइव्स इन मेनी वेज. लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इंक्रीज मार्केट पावर एंड रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरवीन. Privatization of many previous state monopolies places great power in the corporate hand. Countries struggle with unemployment, and yet the decision to locate and support societies is often not theirs, but that of the corporations.
तो ये सारे पावर के बारे में बात हो रही है। द प्रेशर ऑफ लो वेज इकोनॉमीज to maintain low wages and hence low cost to attract customers is vast. Complex cross-border legal agreement is very difficult, so corporations are engaged in to self-regulate. तो ये सारे कॉर्पोरेट के पास पावर आ रही है इतनी सारी टू वर्क इन देयर ओन वे, ऐसा। सो दैट्स इट अभी के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।